नमस्कार। 10 कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। उत्तर प्रदेश की सियासत में महबूबा मुफ्ती की एंट्री हो गई है। बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका, महबूबा मुफ्ती ये बात कह रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार सबसे बड़ी आजादी, महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट यहां पर सामने आया। बीजेपी से छुटकारा, 1947 से बड़ी आजादी। यूपी में बीजेपी की हार सबसे बड़ी आजादी होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छुटकारा 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी औरंगजेब और बाबर को याद कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छुटकारा 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगी। ये यहां पर महबूबा मुफ्ती की उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री हुई है। क्या उन्होंने कहा, एक बार सुनिए आप जरा। तो बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका यहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत में महबूबा मुफ्ती की यहां पर एंट्री हुई है। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि उत्तर बीजेपी की हार 1947 से बड़ी आजादी। हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर किस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश को लेकर के अपनी बात की है। लेकिन बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये जो बयान सामने आया है महबूबा मुफ्ती का, ये किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया, कहां पर यह बयान दिया गया और क्यों उत्तर प्रदेश को और बीजेपी को टारगेट किया गया? देखें अनुपम, महबूबा मुफ्ती का ये बयान जो है ये कल जम्मू में उन्होंने दिया था। जो हाँ, उनकी पार्टी के जो यूथ विंग है उसमें वो भाषण दे रही थी और उसी दौरान उन्होंने यूपी का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि पहले जिस तरह से बीजेपी अभी उन्होंने जैसे इल्जाम लगाया कि बीजेपी अपने अपोनेंट्स पे अलग अलग तरीकों से हमले करती है, इसलिए बीजेपी से जो है छुटकारा पाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 1947 में जिस तरह से भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और देश आजाद हो गया, उसी तरह से अब नौजवानों को मिलना पड़ेगा। जो जितने भी युवा हैं, उनकी जो पार्टी है, उनसे उन्होंने ये कहा कि आप एकजुट हो जाएं और बीजेपी को हराना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ये जो बयान उनका आया है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात रहे हैं, जब से दफा 370 और आर्टिकल 35A हटाया गया, उसके बाद से चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो एकदम बोखला से गए हैं और कोशिश उनकी ये है कि जहां मौका मिले वहां बीजेपी को टारगेट किया जाए। सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से औरंगजेब, बाबर, तमाम चीजों की बातों का जिक्र यहाँ पर महबूबा मुफ्ती कर रही हैं और उनको लेकर के, तो यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी को यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, जैसे कि वो तो खुद ये कहती हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कम्युनलिज्म करती है, वो बांटती है लोगों को धर्म के नाम पर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये जिक्र किया, उन्होंने कहा कि यूपी में जब चुनाव है वहाँ वो रोजगार की बात नहीं करते हैं, वहाँ वो तरक्की की बात नहीं करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो बाबर और औरंगजेब उन्हें याद आता है। तो सीधा सीधा निशाना उनका ये है। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा था कि बीजेपी ये कहती है कि औरंगजेब जो है उनका बाप है। तो कोशिश उसकी यही थी कि जो कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको एड्रेस किया जाए। हालांकि उन्होंने बहुत ही नपे तुले वहां पर शब्द यूज किए। ये भी कहा कि यहाँ जितने भी हिंदू हों, मुसलमान हों या सिख हों या बौद्ध हों जम्मू के अंदर, वो सब बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप मनोज जी कह रहे हैं। लेकिन एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं कि आखिर महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री की। सुनिए आप, इसका आप इंतजार करना है, वो बाइट हम आपको सुनवा रहे हैं। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है। मनोज जी, सुना महबूबा मुफ्ती को तमाम लोगों ने। सवाल क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल चल रहा है और ऐसे में वोटिंग भी कुछ एक दिनों में होने वाली है, नॉमिनेशंस चल रहे हैं। ऐसे वक्त में महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है, क्या माना जाए? क्या ये
उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो चीजें हो रही है उनमें आग झोंकने का काम करना चाहते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती का जो बयान है इसके दो माने निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा कि आपने कहा कि अभी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ नॉमिनेशन भी चल रही हैं और वोटिंग भी फरवरी में होगी, तो वहाँ ये कोशिश इनकी ये है कि मुसलमानों को जो है, वहाँ के मुसलमानों को एक बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जाए। वहीं दूसरी ओर उनकी ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से, अगर आपने पहले भी हमने जो बयानात सुने हैं महबूबा मुफ्ती के, वो हमेशा ये बोलती हैं कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। यानी डायरेक्टली वो कोशिश ये कर रही है कि जो मुस्लिम वोट है जम्मू कश्मीर के अंदर उसको अपनी तरफ किया जाए, क्योंकि जिस तरह से दफा 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह के हालात सामने आए हैं, और महबूबा मुफ्ती की अपनी पार्टी जो हम देखेंगे तो उसमें से मैक्सिमम जो उनके जो पूर्व जो विधायक थे वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसलिए वो कोशिश उनकी यही है कि वो किसी न किसी तरीके से मुस्लिम कार्ड खेल के अपना जो अपनी पार्टी का जो खोई हुई साख है उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश करें। जी अनुपम। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। बहरहाल एक बार फिर हम सुनवाते हैं महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट, सुनिए आप जरा। कोर्ट से कि अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है। तो सुना आपने महबूबा मुफ्ती को। मनोज कौल जी हमारे साथ बने हुए थे, हमारे एडिटर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट मनोज जी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का केस, आनंद गिरी की जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट करेगा। अर्जी पर सुनवाई सीबीआई दाखिल करेगी रिपोर्ट। ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है इस वक्त। आनंद गिरी की जमानत पर सुनवाई होनी है, हाईकोर्ट अर्जी पर सुनवाई करेगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी की जमानत पर सुनवाई होनी है, हाईकोर्ट अर्जी पर सुनवाई करेगा। यह बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है। सीबीआई दाखिल करेगी रिपोर्ट। और अब आपको देश का कोरोना अपडेट बताते हैं। 2,38,000 नए केस सामने आए हैं। दूसरे दिन लगातार नए केस में गिरावट है। 24 घंटे में 1.57 लाख मरीज रिकवर हुए हैं। ओमिक्रॉन के अब तक 8,891 मामले सामने आ चुके हैं। तो देश में यहां पर कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन 24 घंटे की अगर बात करें तो रिकवर हुए 1.57 लाख। 8,891 मामले ओमिक्रॉन के अब तक सामने आ चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में मैराथन मीटिंग का दौर जारी है। सीएम योगी फिलहाल दिल्ली में हैं और पार्टी नेताओं के साथ आज भी मीटिंग जारी रहेगी। इस मीटिंग में यूपी में टिकट को लेकर मंथन होगा। इससे पहले कल देर रात तक करीब 5 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बचे हुए चरणों के उम्मीदवारों के नामों के साथ साथ सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा कोर ग्रुप के सभी दूसरे नेता शामिल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में प्रदेश में चल रहे वर्चुअल कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई है और इन कार्यक्रमों को और तेज करने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म होने के बाद अमित शाह ने कुछ नेताओं के साथ अलग से भी मीटिंग की है। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह शरीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए काशी के बूथ वर्कर्स को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी का यह पहला वर्चुअल संबोधन है। यूपी बीजेपी की ओर से इसको लेकर संदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही पीएम के आधिकारिक नमो ऐप डाउनलोड करने,
और उनसे जुड़ने की अपील की गई है। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, 11 बजे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे, बूथ वर्कर्स के साथ ये संवाद होगा। कितने लोगों के साथ ये संवाद होगा और किस तरीके से इसकी तैयारी की गई है? देखिए अनुपम, करीब 1078 बूथ वाराणसी के हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जुड़ेंगे और सभी बूथों पर बूथ के अध्यक्ष से, बूथ के कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा। और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में यह पहला राजनीतिक संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो भी नमो ऐप के जरिए। बहुत सारे लोग अब अपने अपने बूथ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। 11 बजे से ये संवाद शुरू होना है। हम बात कर लेते हैं, जब आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता आपके बूथ पर बात करता है तो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वो? नहीं, ये हमारे यहाँ ये कार्य संस्कृति में ही है कि हमारे बड़ा से बड़ा नेता जमीन से जुड़ा रहता है, जमीन के कार्यकर्ताओं से जुड़ा रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। और सिर्फ नहीं अपने प्रधानमंत्री जी, बल्कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वर्तमान गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी थे, तब से ही जो है बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ। इस वक्त की मैं अनुपम एक बहुत बड़ी खबर बता दूं कि इस वक्त खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। तो बीजेपी में लगातार वर्चुअल मीटिंग का सिलसिला जारी है। आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जब प्रधानमंत्री आप लोगों से सीधे बात कर रहे हैं बूथ पर? बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हमारे प्रदेश महामंत्री जो है, प्रधानमंत्री जी जो है बूथ पे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है जी, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें दिखाऊं कि लगातार जो है लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू है अपने अपने बूथों पर और हर किसी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका सीधा संवाद हो। तो हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं जो अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो लगातार बूथ की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। आप भी भाजपा कार्यकर्ता हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बूथ पर जुड़ रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग आज प्रधानमंत्री के साथ इस संवाद में जुड़ेंगे, तब हम आपके पास आएंगे और तमाम पूरा अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से हमारे पास आ रही है। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होंगे। हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल होंगी। दिल्ली में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से निकाला है और सीएम धामी ने कैबिनेट से बर्खास्त किया है। उसके बाद हरक सिंह रावत ने कहा था कि वो कांग्रेस में जाएंगे और अब कल हरक सिंह कांग्रेस में शामिल होने की जैसी जानकारी थी। कल से लगातार इस तरह की चीजें चल रही थी। आज वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उनकी बहू अनुकृति भी आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। तो बीजेपी ने हरक को पार्टी से निकाला था। अब हरक सिंह रावत यहां पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये जानकारी आ रही है। आज हरक सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। टिकट के ऐलान के बाद से ही शहर में बीजेपी समर्थकों का उत्सव जारी है। आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इस सीट से लड़ने के मायने क्या हैं और योगी आदित्यनाथ के इस सीट से लड़ने पर किन किन जिलों पर प्रभाव पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी आलाकमान ने जैसे ही गोरखपुर से सीएम योगी को उम्मीदवार बनाया, गोरखपुर में कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। योगी के नाम का ऐलान होते ही दुकानदार, व्यापारी समेत शहर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने टिकट मिलने की खुशी में दिए जलाए, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी गई। दरअसल ये खुशी सिर्फ सीएम के गोरखपुर शहर से लड़ने की नहीं है, ये खुशी योगी आदित्यनाथ के संघर्षों को देखकर भी हुई है। 1998 में पहली बार सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हमेशा संघर्षों वाली राजनीति की है। जहां पे भी उनको प्रॉब्लम दिखाई पड़ा वहां पे वो सड़कों पर उतरे और सड़क पर उतरकर उसके लिए संघर्ष किया, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा रहा हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा। गोरखपुर शहर से सीएम योगी के चुनाव लड़ने के कई मायने हैं।
जानकारों की माने तो बीजेपी छोड़कर जाने वाले पूर्वांचल के दल बदलू नेताओं को निष्क्रिय करने के लिए योगी को गोरखपुर से उतारा गया है। यहीं अगर पूर्वांचल के समीकरण की बात करें तो गोरखपुर से पूर्वांचल की 41 सीटों के साथ साथ 165 सीटों पर योगी का सीधा प्रभाव पड़ेगा। गोरखपुर डिवीजन, बस्ती डिवीजन की कुल मिला के 41 सीटों में 2017 में करीब 38 सीटें जो है वो भाजपा के पास थी। तो और जो है इस बार जो है कुछ जो है भाजपा के नेता जो सपा में गए हैं, खासकर जो ओबीसी नेता गए हैं, तो उनसे जो प्रभाव पड़ना था उसको निगेट कर देगा ये। और सिर्फ गोरखपुर बस्ती नहीं, आप देखिए आजमगढ़ डिवीजन में भी जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने से। तो टोटल अगर हम मिला लें ये देखें तो पूर्वांचल की करीब 165 सीटें हैं जिसपे जो है ये मोदी और योगी, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री मोदी जो है सांसद है और यहाँ से जो है योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है इन 165 सीटों में जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वो कहीं बाहर अगर जाते तो शायद ये सवाल बनता होता है कि उनके एब्सेंस में इन सीटों पर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे पहले तरह से प्रभावित करते थे, ये सारी सीटें उनकी आजमाई हुई हैं, देखी हुई हैं और उन सब पर वो कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ लेवल जो कार्यकर्ता हैं उन सबको पहचानते हैं। 5 बार से गोरखपुर से सांसद रहे सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गोरक्षपीठ का सियासत से गहरा रिश्ता रहा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के गुरु और दादा गुरु ने इस पीठ के जरिए लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया था। आजादी की लड़ाई में भी गोरक्षपीठ ने अपना योगदान दिया, तो जब चुनावी राजनीति शुरू हुई तो उसमें भी गोरक्षपीठ के महंतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और उस परंपरा को महंत योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने भी संघर्षों से शुरू हुई राजनीति को आगे बढ़ाया और अपने काम के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंचे। ये पहली बार गोरक्षपीठ का कोई पीठाधीश्वर गोरखपुर सदर संसदीय विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा और वो योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री रहते वो विधानसभा का चुनाव गोरखपुर शहर विधानसभा से लड़ने जा रहा है। तो इस तरह से पीठ का और राजनीति का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। सीएम योगी के काम करने का तरीका अपने दोनों गुरुओं से थोड़ा अलग है। जानकार भी मानते हैं सीएम योगी के काम करने का तरीका मठ से सड़क तक निरंतर चलता रहता है। इसीलिए गोरखपुर और आसपास के जिलों की जनता भी उन्हें पसंद करती है। आदित्यनाथ का पॉलिटिकल कैरियर इस मामले में थोड़ा भिन्न है कि अपने दोनों पूर्ववर्ती महंतों की तुलना में ये सड़क पर उतरने वाले एक लीडर के तौर पर जो अपने पूरे कार्यकाल में लगातार 18-18 घंटे 16-16 घंटे दौरे करते रहे और लोगों के समस्या लेकर मठ आने की प्रतीक्षा उन्होंने नहीं की, बल्कि मठ से समस्या स्थल तक पहुंचे। गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ का प्रभाव ऐसा रहा है कि 33 सालों से बीजेपी के कब्जे में ये सीट रही। यहाँ बीजेपी और आरएसएस का स्ट्रांग होल्ड भी रहा है। और गोरखपुर चूंकि एक स्ट्रांग होल्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी और खुद मठ के प्रभाव का भी, स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर योगी को बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है और इसलिए वो एडजेसेंट सीट्स जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उस पर वो ज्यादा समय दे सकते हैं और ज्यादा दौरे कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए गोरखपुर की सीट सुरक्षित मानी जा सकती है ताकि सीएम योगी पूर्वांचल के साथ साथ प्रदेश की बाकी सीटों पर जनता से रूबरू हो सके। 2022 का जब चुनाव ऐलान होता है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें गोरखपुर सदर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारती है। यानी कि जो नाथ पीठ है वो हमेशा सक्रिय राजनीति में ही भागीदारी लेती रही और जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ती रही है। योगी आदित्यनाथ के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा संघर्षों की राजनीति की है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की अहम बैठक ली है। वर्चुअल बैठक में कोरोना प्रबंधन से जुड़े तमाम अफसर शामिल हुए हैं। ये यहां पर जानकारी आ रही है। इस दौरान कोरोना नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कामों की सीएम योगी ने समीक्षा की है। कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक ली है। ये बड़ा अपडेट यहां पर कोरोना नियंत्रण पर समीक्षा की है मुख्यमंत्री ने।